नमस्कार, मैं दीपक राव खड़तकर। डेटा स्ट्रक्चर की इस सीरीज में अगला जो टॉपिक है वो है हिप शॉर्ट एल्गोरिदम और उसकी समय जटिलता की गणना। तो आइए शुरू करते हैं। हिप क्या है? हिप एक तरफ का डेटा स्ट्रक्चर है जो एक पूर्ण बाइनरी ट्री है, और बाइनरी ट्री एक ऐसा ट्री होता है जिसमें नोड के अधिकतम 2 बच्चे हो सकते हैं। एक पूर्ण बाइनरी ट्री एक बाइनरी ट्री ही है जिसके अंतिम स्तर पर यानी लीफ नोड को छोड़कर सभी स्तर पूरी तरीके से भरे होने चाहिए और सभी नोड्स को बाएं जस्टिफाई होना चाहिए। हिप सॉर्ट क्या है? अब अगर हमको हिप डेटा स्ट्रक्चर के डेटा को सॉर्ट करने की बात आए तो हिप सॉर्ट की मदद लेनी पड़ेगी। हिप सॉर्ट एक लोकप्रिय और कुशल सॉर्टिंग एल्गोरिदम है। हिप सॉर्ट की अवधारणा सूची के हिप भाग से तत्वों को एक एक करके हटाना और फिर उन्हें सूची के सॉर्ट किए गए भाग में फिर से सम्मिलित करना होता है। हिप सॉर्ट एक तरीके का इन प्लेस सॉर्टिंग एल्गोरिदम है। अब आते हैं हिप सॉर्ट एल्गोरिदम पर। हिप सॉर्ट एल्गोरिदम के चरण निम्नलिखित हैं। पहला, सबसे पहले हमें दिए गए एरे से एक ट्री बनाना होगा। उस ट्री में हमें या तो मैक्स हिप का निर्माण करना होगा या मीन हिप का निर्माण करना होगा। तो आइए पहले हम देखते हैं मीन हिप का निर्माण कैसे किया जाता है। तो पहले चरण में मीन हिप का निर्माण करना, एक बाइनरी हीप बनाएं जहां प्रत्येक पेरेंट नोड अपने चिल्ड्रन नोड से बड़ा होना चाहिए। दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि इसे नीचे से ऊपर की ओर बनाएं ताकि सभी नोड्स हिप की शर्तों को पूरा करें। दूसरा चरण, एक बार मैक्स हीप या मीन हीप अगर बन जाए, अब हमें शॉर्टिंग की प्रक्रिया चालू करनी होगी, जिसमें पहला पॉइंट होता है कि सबसे बड़े तत्व जो कि रूट तत्व होगा को आखिरी तत्व से बदलें। फिर हीप के आकार को घटाएं और पुनः हीप बनाएं। फिर इस प्रक्रिया को तब तक दोहराएं जब तक कि सभी तत्व सॉर्ट ना हो जाएं। हीप सॉर्ट एल्गोरिदम के काम करने का तरीका देखते हैं। हीप सॉर्ट में बुनियादी रूप से 2 चरण होते हैं जो तत्वों को क्रमबद्ध करने में शामिल होते हैं। पहला चरण श्रेणी के तत्वों को समायोजित करके हीप का निर्माण करना होता है। दूसरा चरण, हीप का निर्माण एक बार हो जाए तो हीप के निर्माण के बाद अब हीप के मूल तत्व को बार बार हटाकर उसे सारणी के अंत में स्थानांतरित करना होता है और फिर शेष जो बचे तत्व हैं उनके साथ हीप संरचना को संग्रहित करना होता है। हीप एक विशेष तरह का ट्री बेस्ड वृक्ष आधारित डेटा संरचना है। बाइनरी ट्री को हीप डेटा संरचना का अनुसरण करने वाला कहा जाता है यदि उसके लिए निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना होगा। तो पहली शर्त, यदि एक पूर्ण बाइनरी ट्री है। दूसरा, यदि ट्री में सभी नोड्स इस गुण का पालन करते हैं कि वे अपने बच्चों से बड़े हैं, यानी सबसे बड़ा तत्व रूट पर है और उसके दोनों बच्चे रूट से छोटे हैं। इसी तरह ऐसे हीप को मैक्स हीप कहा जाता है। अगर इसके विपरीत बात करें तो यदि सभी नोड्स अपने बच्चों से छोटे हैं, इसका मतलब अगर रूट नोड जो है वो अपने दोनों बच्चों से छोटा है और दोनों बच्चे रूट नोड से बड़े हैं, तो वो मीन हीप कहलाता है। यहां हम देख सकते हैं कि इस चित्र में एक मीन हीप है और एक मैक्स हीप है। तो अगर बाईं तरफ का चित्र देखें, ट्री देखें, तो उसमें रूट नोड पर 12 है, उसके 2 बच्चे हैं जिनमें नंबर है 10 और 9। 10 के 2 चिल्ड्रन है जिनका नाम है 5 और 6, और 9 का एक चिल्ड्रन है 1। तो यहां हम देख सकते हैं कि सारे रूट अपने दोनों बच्चों से बड़े हैं। तो ऐसी संरचना अगर हमारे पास है तो इस तरह के ट्री को मैक्स हीप ट्री कहा जाएगा। उसी तरह दाएं ट्री को अगर ध्यान से देखें तो रूट नोड जो है वो 1 है, उसके दोनों चिल्ड्रन जो है वो 5 और 9 हैं, 5 के 2 चिल्ड्रन 10 और 6 हैं, और 9 का जो चिल्ड्रन है वो 12 है। इस तरह से सारे रूट तत्व अपने दोनों बच्चों से छोटे हैं। तो अगर संरचना इस तरह से है तो इसे हम मीन हीप कहते हैं। किसी ट्री को या पेड़ को हिपिफाई कैसे करें? हिपिफाई का मतलब, अगर हमारे पास एक बाइनरी ट्री है तो उसको मैक्स ट्री या मीन ट्री या मैक्स हीप या मीन हीप में कैसे परिवर्तित करें। उसके लिए मान लीजिए हमारे पास एक पूर्ण बाइनरी ट्री है, हम हीप के सभी गैर लीफ तत्वों पर हिपिफाई नामक फंक्शन चलाकर इसे मैक्स हीप में बदल सकते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं मैक्स हीप की, तो सारा आगे
हम मैक्स हीप की बात ही करेंगे। चूंकि हिपिफाई रिकर्शन का उपयोग करता है, क्योंकि बार बार हमें तत्वों को हटाना पड़ेगा और बार बार उसे बदलना पड़ेगा, इसीलिए हिपिफाई फंक्शन जो होगा वो रिकर्शन का उपयोग करेगा। इसलिए इसे समझना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। तो आइए सबसे पहले इस बारे में सोचें कि आप केवल 3 तत्वों वाले पेड़ को कैसे हिपिफाई करेंगे। एक कोड का, अगर हम कोड के द्वारा इसकी बात करें तो आप समझिए, पहले लाइन पे अगर हम देखें तो हिपिफाई नाम का एक फंक्शन है जिसमें हमने एक एरे पास किया हुआ है, और एरे का जो पहला तत्व है, एरे 0 इंडेक्स पर जो भी तत्व होगा उसको रूट नाम के वेरिएबल में डाल लिया है। अगली जो लाइन है, तीसरी लाइन, उसमें हमने एक लार्जेस्ट नाम का वेरिएबल लिया हुआ है और इस लार्जेस्ट वेरिएबल में एक लार्जेस्ट नाम का फंक्शन कॉल किया है जिसमें एरे का पहला तत्व और एरे के अंदर के 2 गुणित 0 तत्वों को इस्तेमाल किया है। आखिरी लाइन अगर देखें तो इतना रूट लार्जेस्ट को निकालने के बाद स्वैप नाम का एक फंक्शन कॉल करेंगे जिसमें रूट और लार्जेस्ट दोनों को पास कर दिया जाएगा। पहला सिनारियो, तो अगर हम ये एक हमारे पास जो ट्री है इसे ध्यान से देखें, जिसमें 7 रूट नोड पर है और जिसके 2 बच्चे हैं, 2 और 4। यहां हम देख सकते हैं कि ये पहले से ही ये ट्री जो है मैक्स हीप के रूप में है, तो इसमें कोई भी परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है। दूसरा सिनारियो अगर देखें, जिसमें सबसे बाईं ओर जो है वो रूट नोड 2 है जिसके नीचे उसके 2 बच्चे 7 और 4 हैं। इसे अगर हम देखें तो चाइल्ड जो है वो अपने पेरेंट से बड़ा है, तो अगर इसे हमें मैक्स हीप में बदलना होगा तो हमें 7 को रूट नोड पर लाना होगा और 2 को 7 की जगह पर लाना होगा। तो इसे हम अगर करने की कोशिश करेंगे तो अंतिम तौर पे हमें जो मैक्स हीप मिलेगा वो होगा 7 रूट नोड पर और 2 और 4 उसके चिल्ड्रंस लीफ नोड पर। पीछे जो हमने उदाहरण देखा वो 2 परिदृश्यों को समझाता है, जिसमें पहला, जिसमें एक रूट सबसे बड़ा तत्व है जिसमें हमें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, और दूसरा जिसमें रूट में चाइल्ड के रूप में एक बड़ा तत्व था और हमें अधिकतम हीप मतलब मैक्स हीप गुण को बनाए रखने के लिए स्वैप करने की आवश्यकता थी। यदि आपने पहले रिकर्सिव एल्गोरिदम के साथ काम किया है तो आपने शायद पहचान लिया होगा कि यह मामला रिकर्सिव एल्गोरिदम का ही है। आइए एक और परिदृश्य के बारे में सोचे जिसमें एक से अधिक स्तर हो। पिछले डायग्राम में हमने देखा था कि ट्री का एक ही लेवल था। इस ट्री की अगर बात करें तो इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो रूट नोड तो 2 है जिसका मान 2 है, और जिसके 2 सब ट्री हैं, जिसमें जो बायां सब ट्री है वो मैक्स हीप है और जो दायां सब ट्री है वो खुद में एक मैक्स हीप है, क्योंकि 10 जो तत्व है 5 और 6 से बड़ा है, तो बाईं तरफ का सब ट्री खुद में एक मैक्स हीप और दाईं तरफ का सब ट्री जो कि 9 और 1 है खुद में एक मैक्स हीप है। लेकिन ये दोनों अलग अलग अपनी जगह पर मैक्स हीप है, किंतु अगर हम बात करें पूरे ट्री की एक साथ तो ये मैक्स हीप नहीं है। तो इस स्थिति में हमको इसे मैक्स हीप में बदलने की जरूरत पड़ेगी। अगर हम पिछले ट्री को ध्यान से देखें तो शीर्ष तत्व मैक्स हीप नहीं है, लेकिन सभी उपवृक्ष जो कि सब ट्री हैं वो दोनों के दोनों सब ट्री मैक्स हीप हैं। तो पूरे वृक्ष के लिए हमें अधिकतम हीप मतलब मैक्स हीप गुण को बनाए रखने के लिए हमें 2 को तब तक नीचे की ओर धकेलना होगा जब तक कि अपनी सही स्थिति पर ना पहुंच पाए। जैसा हम देख सकते हैं कि 2 जो है वो रूट नोड पर है जो कि मैक्स हीप के गुण को दर्शा नहीं रहा है, तो हमें किसी तरह से 2 को नीचे की ओर भेजना होगा, जिसके लिए सबसे पहला जो चरण होगा वो होगा 2 और 10 को दाईं तरफ ऊपर की ओर जो दूसरा ट्री है उसमें आप देख सकते हैं जो 2 और 10 है जो हाईलाइटेड है उन्हें हमें स्वैप करना होगा। स्वैप करने के बाद नीचे की तरफ दाईं ओर जो ट्री है वो उसमें स्वैप हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी अभी भी रूट नोड पे पहुंच गया 10 जिसके नीचे उसके 2 चिल्ड्रन 2 और 9। अगर बाएं तरफ के सब ट्री की बात करें तो 2 रूट पे है और 5 और 6 उसके चिल्ड्रंस हैं। फिर से ये मैक्स हीप के गुण को नहीं दर्शा रहा है, जिसके लिए हमें 2 और 6 को फिर से स्वैप करना होगा। 2 और 6 को स्वैप करने के बाद बाईं ओर की तरफ निचली ओर अगर देखें तो जो ट्री फाइनली मिलेगा हमको उसमें 10 सबसे रूट पर है जिसके 2 सबवृक्ष हैं, जिसमें पहला बाईं ओर जो सबवृक्ष है वो है 6, 5 और 2 और दूसरा जो है वो 9 और 1। इस तरह से हम देख सकते हैं कि ये पूरा का पूरा ट्री
अब मैक्स हीप में बदल चुका है। इस प्रकार एक वृक्ष में, ट्री में अधिकतम हीप जो कि मैक्स हीप, गुण को बनाए रखने के लिए जहां दोनों सब ट्री मैक्स हीप हैं, हमें मूल तत्व पर हिपिफाई फंक्शन को बार बार चलाने की आवश्यकता होती है जब तक कि वह अपने बच्चों से बड़ा ना हो जाए या यह एक लीफ नोड ना हो। आइए इन दोनों स्थितियों को हम एक सी प्रोग्रामिंग के कोड के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं, जिसमें हिपिफाई फंक्शन, सबसे पहली लाइन पे अगर हम देखें तो एक हिपिफाई फंक्शन है जिसमें एक एरे, एक इंटीजर नंबर और एक इंटीजर आई हमने लिया हुआ है। अब सबसे पहले हमने लार्जेस्ट को आई से संबोधित कर दिया, लेफ्ट को 2 गुणित आई धन 1 से और राइट को 2 गुणित आई धन 2 से। इसी तरीके से हमें चेक करना होगा अगर इफ लेफ्ट वेरिएबल जो है वो छोटा है n से और साथ ही साथ एंड ऑपरेटर लगाकर हमें एरे के लेफ्ट तत्व को भी चेक करना है कि क्या वो बड़ा है एरे के लार्जेस्ट तत्व से। अगर ऐसा है, अगर ये इफ कंडीशन ट्रू है तो हम लेफ्ट वेरिएबल की वैल्यू को लार्जेस्ट नाम के वेरिएबल में डाल देंगे। इसी तरीके से हमें राइट के लिए भी चेक करना है। तो अगर आप देखें इफ राइट इज लेस देन n एंड एरे का राइट अगर एरे के लार्जेस्ट से बड़ा है तो उस स्थिति में लार्जेस्ट में राइट आ जाएगा। तो पहला इफ कंडीशन के ट्रू होने पर लार्जेस्ट वेरिएबल के अंदर लेफ्ट वैल्यू आएगी और दूसरे इफ कंडीशन के ट्रू होने पर लार्जेस्ट वेरिएबल के अंदर राइट वैल्यू आएगी। अब हमें जरूरत पड़ेगी स्वैप करने की। इफ लार्जेस्ट इज नॉट इक्वल टू आई, इस स्थिति में हमें स्वैप फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा और फिर एक बार स्वैप करने के बाद हमें हिपिफाई फंक्शन को भी कॉल करना पड़ेगा। यह फंक्शन बेस केस है और किसी भी आकार के ट्री को दोनों के लिए काम करता है। इस प्रकार हम किसी भी ट्री के आकार के लिए मैक्स हीप स्थिति बनाए रखने के लिए मूल तत्वों को सही स्थिति में ले जा सकते हैं। अब मैक्स हीप कैसे बनाएं? किसी भी ट्री से अगर हमें मैक्स हीप बनाना है तो उसके लिए हम इस प्रकार नीचे से ऊपर तक प्रत्येक सब ट्री को हिपिफाई करना शुरू करते हैं और फंक्शन को रूट तत्व सहित सभी तत्वों पर लागू करने के बाद मैक्स हीप के साथ समाप्त कर सकते हैं। पूर्ण पेड़ के मामले में अगर ये कंप्लीट ट्री है तो एक गैर लीफ नोड का पहला इंडेक्स n भागित 2 माइनस 1 द्वारा दिया जाता है। उसके बाद के लिए सभी अन्य नोड लीफ नोड हैं और इसलिए उन्हें हिपिफाई करने की आवश्यकता नहीं होती है। अब अगर हम देखें हिप जो फंक्शन है उसके अंदर एक लूप चलाएंगे जहां हम फॉर लूप चलाकर उसे इनिशियलाइज करेंगे n भागित 2 माइनस 1 से और इनिशियलाइज करने के बाद i ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तक चलाएंगे और i को 1 से माइनस करते जाएंगे और हिपिफाई फंक्शन को बार बार हमें कॉल करना पड़ेगा। उदाहरण के लिए चलिए अब एक उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक एरे है जिसके अंदर 6 तत्व हैं जो इंडेक्स 0, 1, 2, 3, 4 और 5 पर है। तत्व 1, 12, 9, 5, 6, 10 इस तरह से हैं जहां हम देख सकते हैं कि ये सॉर्टेड ऑर्डर में नहीं है। अब हमें इसे हिप एल्गोरिदम का इस्तेमाल करते हुए सॉर्ट करना है। दिया गया है n इक्वल टू 6 मतलब टोटल 6 तत्व हैं और i इक्वल टू हमें निकालना पड़ेगा जो कि होगा टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट बाय 2 और जिसमें से 1 को माइनस करना पड़ेगा तो हमारे पास आएगा 2। तो i जो होगा हमारे पास, ये लूप कितनी बार चलेगा? तो ये लूप चलेगा 3 बार जो कि 0 से चालू होगा और 1, 2, 0, 1, 2 3 बार चलेगा। तो आइए देखते हैं इसे चरणबद्ध तरीके से। अब सबसे पहले हम i इक्वल टू 2 के लिए हिपिफाई फंक्शन को कॉल करते हैं। तो हिपिफाई फंक्शन को कॉल करने के लिए जिस तरह आप देख सकते हैं ऊपर लिखा हुआ है हिपिफाई, एरे को भेजना है हमें और कॉमा लगाते हुए 6 और 2। 6 क्या है? कुल नंबर है, कितने एलिमेंट है हमारे एरे में, और 2 क्या है? 2 वो है i की वैल्यू 2 है, मतलब i 2 के लिए लूप चलाएंगे। तो आप देख सकते हैं 9 और 10 इन दोनों को सबसे पहले हमें स्वैप करना पड़ेगा। तो हमने जब 9 और 10 को स्वैप किया तो दाईं तरफ आप देख सकते हैं स्वैप करने के बाद एक नया ट्री हमें प्राप्त हुआ जो कि कुछ इस तरह है। 1 के 2 चिल्ड्रन 12 और 10, 12 के 2 चिल्ड्रन 5 और 6, 10 का 1 चिल्ड्रन 9। तो जो हमें एरे अब प्राप्त होगा वो होगा 1, 12, 10, 5, 6, 9 तत्व रखे हुए। अब हमें i की वैल्यू को 1 से कम करके फिर से हिपिफाई फंक्शन को कॉल करना होगा। तो हिपिफाई फंक्शन को हमने फिर से कॉल किया जिसमें हमने एरे पास किया, साथ ही साथ टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट पास किया जो कि 6 है और i की वैल्यू जो कि 1 है
सब पास किया। अब हम अगर देखें तो ये ट्री पहले से हिपिफाइड है। ओके, जैसे लेफ्ट सब ट्री की अगर अब बाएं तरफ के सब ट्री की बात करें तो 1, 3, 4 पर जो एलिमेंट है 12, 5 और 6 पहले से ही हिपिफाइड है, और दाएं तरफ के सब ट्री की अगर बात करें तो 10 और 9 जो कि फिर से पुनः हिपिफाइड है। लेकिन दोनों सब ट्री हिपिफाई होने के बावजूद पूरे ट्री की अगर बात करें, कंप्लीट ट्री की अगर बात करें तो वो हिपिफाई नहीं है। इसका मतलब हमें जो 0 इंडेक्स पे तत्व है जो कि 1 है रूट नोड पर, उसे हमें हिपिफाई करते हुए नीचे की ओर लीफ नोड तक लाना पड़ेगा। अगली बार जब लूप चलेगा तो वो चलेगा i0 के लिए। तो हमें फिर से हिपिफाई फंक्शन को कॉल करना है जिसमें हमने एरे पास किया, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट पास किया जो कि 6 है, और हमने पास किया i की वैल्यू जो कि है 0। अब अगर हम देखें ऊपर की तरफ बाईं ओर जो ट्री है वो है 1, 12 जो कि हाईलाइटेड है। तो हमें इस 1 और 12 को पहले स्वैप करना होगा। तो उसके बाजू में अगर देखें हम दाएं तरफ ऊपर की ओर 12 और 1 स्वैप हो चुका है। तो हमें अभी ये दिखाई दे रहा है कि 12 जो सबसे बड़ा तत्व था वो रूट नोड पर आ चुका है। तो एक एलिमेंट जिसे ऊपर होना था जो कि 12 है वो रूट नोड पर आ चुका है। लेकिन इसके कारण हुआ क्या? इससे हुआ ये कि बाईं तरफ का जो सब ट्री है वो बन चुका है 1 एज अ रूट नोड, और उसके नीचे 5 और 6 उसके चिल्ड्रन। तो जो बायां सब ट्री है अब वो हिपिफाइड नहीं है, वो मैक्स हिप की तरह काम नहीं कर रहा है। तो हमें उसे मैक्स हिप में बदलना पड़ेगा, जिसके लिए हमें 1 को 6 के साथ या 1 को 5 के साथ, किसी भी एक तत्व के साथ, किसी भी एक चिल्ड्रन के साथ उसे स्वैप करना पड़ेगा। तो दाईं तरफ नीचे की ओर जो आपको ट्री दिखाई दे रहा है उसमें 1 और 6 हाईलाइटेड है जिसे हमें स्वैप करना होगा। अंतिम रूप से जो हमें ट्री मिलेगा स्वैप करने के बाद वो होगा बाईं तरफ का निचला ट्री, जिसमें हमें दिखाई दे रहा है 12 रूट पे है, जिसके 2 सब ट्री हैं, जिसमें बाईं ओर का सब ट्री है 6, 5 और 1, जिसमें 6 सबसे बड़ा तत्व है जो कि रूट पर है, जो कि मैक्स हिप के गुण को दर्शाता है। उसी तरीके से दाईं ओर जो ट्री है वो है 10 और 9। तो 10 जो है वो 9 से बड़ा है और 10 रूट पे है जो कि फिर से मैक्स हिप फंक्शन के गुण को दर्शाता है। इसी तरीके से जब हम पूरे ट्री की बात करेंगे तो पूरी तरीके से हमारा ट्री अब हिपिफाई मैक्स हिप में परिवर्तित हो चुका है हिपिफाई फंक्शन लगाने के बाद। जैसा कि ऊपर चित्र में देख सकते हैं, हम सबसे नीचे के छोटे पेड़ों सब ट्री जो हैं के ढेर से शुरू करते हैं और धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ते हैं जब तक कि मूल तत्व तक नहीं पहुंच जाते। अब हिप सॉर्ट के कार्य, हिप सॉर्ट के कुछ कार्य हैं जिसे हम एक एक करके देखते हैं। चूंकि ट्री मैक्स हिप के गुण को संतुष्ट करता है, इसलिए सबसे बड़ा जो तत्व होगा वो रूट नोड पर संग्रहित किया जाता है। पहला कार्य क्या है हिप सॉर्ट का? तो पहला कार्य है स्वैप करना, जिसे हम कुछ इस तरह समझ सकते हैं। रूट तत्व को हटाएं और सारणी के अंत में रखें, मतलब nth स्थिति उसकी। पेड़ के अंतिम आइटम हीप को रिक्त स्थान पर रखें। दूसरा जो चरण है वो है हटाएं, हीप के आकार को 1 से कम करें। स्वैप करने के बाद हमें जो स्वैप हुआ है लीफ नोड पर उसे हमें हटाना भी होगा। इसके बाद हमें हिपिफाई फंक्शन को कॉल करना है, जिसके तहत रूट तत्वों को फिर से हिपिफाई करेंगे ताकि हमारे पास रूट पर सबसे बड़ा तत्व उपस्थित हो जाए। यह प्रक्रिया तब तक दोहराई जाएगी जब तक कि सूची के सभी आइटम सॉर्ट नहीं हो जाते। अब अगर हम ध्यान से देखें तो बाईं ओर जो ट्री है वो मैक्स हीप है। अब इस मैक्स हीप में हमें सॉर्टिंग एल्गोरिदम हिप सॉर्ट का लगाना पड़ेगा, जिसके तहत मैक्स हीप एक बार बन गया। पिछला हमने पूरा जो प्रोसेस पढ़ा वो था मैक्स हीप बनाने का। अब हम पढ़ते हैं मैक्स हीप को सॉर्ट कैसे किया जाए हिप सॉर्ट एल्गोरिदम के द्वारा। अब अगर हम ध्यान से देखें तो पहला चरण जो था वो ये था कि दाईं तरफ के अंतिम लीफ तत्व से रूट नोड को स्वैप करना है। जैसा आप देख सकते हैं यहां पे लिखा है स्वैप में रूट तत्वों को हटाएं और सारणी के अंत में रखें। तो यहां पे हमारा रूट तत्व है 12 और सारणी का अंतिम तत्व है 9। इन दोनों को हमें स्वैप करना पड़ेगा, जिसके तहत 12 को लाना पड़ेगा 9 की जगह पर।
तो अब 12 आ गया 9 की जगह पर और 9 चला गया 12 की जगह पर स्वैप करने के बाद। तो हम नीचे एरे में देख सकते हैं 12 हाईलाइटेड है, जो कि अपनी अंतिम स्थिति में पहुंच गया, जो उसका मूल स्थान है। 12 सबसे बड़ा तत्व है, तो उसे एरे के आखिरी में पहुंचना था। आगे अगर हम देखें, अब रूट पर हमारे पास है 10 और इस ट्री का अंतिम तत्व है 1। अब हिपिफाई अच्छा देखिए, रूट पर हमारे पास है 9 और इस रूट का अंतिम तत्व दाईं तरफ अगर बात करें तो है 10। अब हमें इसको हिपिफाई करना है, तो हिपिफाई करने के लिए हिपिफाई फंक्शन कॉल करेंगे, क्योंकि 10 बड़ा तत्व है 9 से, तो 10 को 9 की जगह पर और 9 को 10 की जगह पर रिप्लेस करना होगा। तो अगर हम बाईं तरफ के ट्री को देखें तो 10 चला गया है रूट नोड पर और 9 चला आया है उसके चिल्ड्रन की जगह पर। अब इस फंक्शन में हमें स्वैप, इस ट्री के अंदर हमें स्वैप करना है। तो अगर हमें देखें तो रूट पर है हमारे पास 10 और इस ट्री का अंतिम तत्व है 1, तो 10 को 1 की जगह पर और 1 को 10 की जगह पर हमें स्वैप करना है। तो हमें अब यहां पर दिखाई दे रहा है कि 10 1 की जगह और 1 10 की जगह पर आ गया है। अब अगला जो चरण है वो है हटाना, तो 10 को हटा के हमें एरे में डालना पड़ेगा। तो आप अगर ध्यान से देखें तो दाईं ओर जो ट्री है वो 1 रूट नोड पर, उसके बाद उसके 2 चिल्ड्रन 6 और 9 और 6 का एक चिल्ड्रन 5 है। अब हमें फिर से हिपिफाई करना पड़ेगा। तो हिपिफाई करने के लिए हमें 9 को हमने ले आया है 1 की जगह पर और 1 को ले आया 9 की जगह पर, तो ये हिपिफाई हो चुका। लेकिन अगला चरण क्या है हमारा कि रूट पर जो तत्व है उसको ट्री के अंतिम तत्व से स्वैप करना। तो ध्यान से देखिए 9 और 5 हाईलाइटेड है, ये दोनों तत्व स्वैप होंगे। तो स्वैप होने के बाद बाईं ओर का ट्री आप देख सकते हैं 5 जो कि रूट पर आ चुका है, जिसके 2 चिल्ड्रन है 6 और 1 और 6 का एक चिल्ड्रन है 9। तो अंतिम तत्व 9 हमने जो रूट से उठाकर नीचे लाया था उसको हटाएंगे ट्री से और उसको डाल देंगे एरे में। तो एरे अब हमारा जो दिखाई दे रहा है वो है 5 6 1 9 10 12। अगर ध्यान से देखें तो आखिरी के 3 तत्व सॉर्ट हो चुके हैं 9 10 और 12। अब जो हमारे पास ट्री बचा वो है 5 6 और 1, जो कि हम देख सकते हैं कि मैक्स हीप नहीं है, इसी कारण हमें इसे हिपिफाई करना पड़ेगा। तो हिपिफाई करने के बाद दाईं ओर का ट्री अगर हम देखें तो 6 5 1 जो कि हिपिफाई है, और अगर ये एक बार हिपिफाई हो गया तो अगला जो चरण वो है हमें 1 और 6 को स्वैप करना। तो 1 चला जाएगा रूट पर और 6 नीचे आएगा, जिसे हमको हटाना होगा और जिसे हमने डाल दिया एरे के अंदर। तो अंतिम एरे जो देख रहे हैं आप वो हो जाएगा 1 5 6 9 10 12। अब हमारे पास बचे 2 ही तत्व 1 और 5, जो कि फिर से मैक्स हीप की प्रॉपर्टी को नहीं दिखा रहे हैं, तो हमें इसे हिपिफाई करना पड़ेगा। हिपिफाई करने के बाद जो बनेगा हमारा वो होगा 1 और 5। फिर से 5 जो कि नीचे आ चुका है उसे हटाकर एरे में डाल देंगे। तो हमारा जो अंतिम एरे दिखाई दे रहा है वो इस जगह पर 1 5 6 9 10 12। सिर्फ अब एक ही तत्व बचा हमारे पास, जिसे हटाकर एरे में डाल देंगे। तो अंतिम रूप से सॉर्टेड एरे जो होगा हमारा वो होगा 1 5 6 9 10 12। तो देख सकते हैं हम कि इस तरह से हम कैसे एक अनसॉर्टेड एरे को हिप एल्गोरिदम की सहायता से हिपिफाई फंक्शन को कॉल करते हुए सॉर्टेड कर सकते हैं। आइए अब हम कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज, जटिलताओं की बात करते हैं। जिस तरह हम जानते हैं डेटा स्ट्रक्चर के हर एल्गोरिदम के लिए कुछ जटिलताएं भी होती हैं, जिसमें मुख्य रूप से 2 जटिलताओं की बात होती है, समय की जटिलता और स्थान की जटिलता। इसका मतलब यह होता है कि किसी भी एल्गोरिदम को, अगर हम सॉर्टिंग एल्गोरिदम की बात कर रहे हैं, तो कोई भी एल्गोरिदम हो, उसे दिए गए एरे को जो कि अनसॉर्टेड है उसे सॉर्ट करने में कम से कम कितना समय और ज्यादा से ज्यादा कितना समय लगता है, उसी तरीके से कम कितना स्थान और ज्यादा से ज्यादा कितना स्थान लगता है। तो इन दोनों जटिलताओं को एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले समय की जटिलता। समय की जटिलता में भी 3 तरीके होते हैं, जिसमें हमें 3 तरीकों से समय की जटिलता निकालनी होती है, जिसमें पहला बेस्ट केस, सर्वश्रेष्ठ मामला, दूसरा एवरेज केस, औसत मामला, तीसरा वर्स्ट केस, सबसे खराब मामला। इन तीनों की जानकारी होनी जरूरी है। तो सबसे पहला जो है वो सर्वश्रेष्ठ मामला। यह स्थिति उस समय होती है जब कोई सॉर्टिंग की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात सारणी पहले से ही क्रमबद्ध होती है।
इस मामले में हीप सॉर्ट की समय जटिलता जो होती है वो होती है बिग O ऑफ n log n। दूसरी बात करें औसत मामले की, तो यह स्थिति उस समय होती है जब सारणी के तत्व असंतुलित आदेश में होते हैं, जो कि ठीक से उच्चतर में भी नहीं होते और उच्चतर होते भी हैं। इसका मतलब या तो वो पूरी तरीके से आरोही क्रम में होंगे या अवरोही क्रम में होंगे। दूसरे पॉइंट की अगर बात करें तो औसत मामले में भी हीप सॉर्ट की जटिलता जो है वो समय की बिग O ऑफ n log n है। तो बेस्ट केस और एवरेज केस दोनों में बिग O ऑफ n log n ही होती है। वर्स्ट केस जो सबसे खराब केस होता है उसकी अगर बात करें तो यह स्थिति उस समय होती है जब सारणी के तत्वों को उल्टे क्रम में क्रमबद्ध किया जाना होता है। अर्थात सोचे कि आपको सारणी के तत्वों को आरोही क्रम में क्रमबद्ध करना है जो कि पहले से अवरोही क्रम में है। इसका मतलब हर तत्व को उसके स्थान से उठाकर दूसरे स्थान में डालने की आवश्यकता होगी। अत्यधिक मामले में भी हीप सॉर्ट की समय जटिलता बिग O ऑफ n log n होती है। इस तरह से हम देख सकते हैं तीनों मामलों में हीप सॉर्ट की जो समय की जटिलता है वो है बिग O ऑफ n log n। विवरण, हीप सॉर्ट की समय की जटिलता बिग O ऑफ n log n हर तीन मामलों में सर्वश्रेष्ठ, औसत या फिर अत्यधिक सेम होती है, समान होती है। इसी कारण हीप सॉर्ट में प्रत्येक स्थिति में समय की जटिलता बिग O ऑफ n log n होती है, क्योंकि पूर्ण बाइनरी वृक्ष में n तत्वों की ऊंचाई log n होती है। अब आते हैं स्थान की जटिलता, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की। तो हीप सॉर्ट की जो स्थान जटिलता होती है वो होती है बिग O ऑफ 1। इसका मतलब अत्यधिक से अत्यधिक माप की जटिलता को कम से कम स्थान में नियंत्रित किया जा सकता है। अब हम देखते हैं हीप सॉर्ट का उपयोग कहां पर करना है। सबसे पहला उपयोग, हीप सॉर्ट का उपयोग अक्सर तब किया जाता है जब डेटा का आकार बहुत बड़ा होता है और मेमोरी सीमित होती है। जिस तरह से हमने देखा हीप सॉर्ट का जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होता है वो बहुत कम होता है। चूंकि हीप सॉर्ट एक इन प्लेस सॉर्टिंग एल्गोरिदम है, इसलिए यह क्विक सॉर्ट और मर्ज सॉर्ट जैसे अन्य सॉर्टिंग एल्गोरिदम की तुलना में अधिक मेमोरी कुशल है। इसका मतलब कम मेमोरी में ज्यादा अच्छा होता है। दूसरा, हीप सॉर्ट का उपयोग तब भी किया जाता है जब स्थिरता महत्वपूर्ण होती है, जैसे कि कई फील्ड के आधार पर रिकॉर्ड की सूची को सॉर्ट करना। हीप सॉर्ट का उपयोग क्विक सॉर्ट के विकल्प के रूप में भी किया जा सकता है जब डेटा पहले से ही आंशिक रूप से सॉर्ट किया गया हो या डेटा में बहुत सारे दोहराए गए मान हो। इन मामलों में क्विक सॉर्ट O बिग O ऑफ n की पावर 2 की सबसे खराब समय जटिलता के कारण धीमा हो सकता है। दूसरी ओर हीप सॉर्ट में बिग O ऑफ n log n ही सबसे खराब समय जटिलता है, जो कि इसे इन मामलों में अधिक विश्वसनीय बनाता। हीप सॉर्ट बनाम अगर दूसरे सॉर्टिंग एल्गोरिदम की बात करें तो हीप सॉर्ट की तुलना अगर क्विक सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, बबल सॉर्ट और बाकी सॉर्टिंग एल्गोरिदम से की जाती है। हीप सॉर्ट की समय जटिलता बिग O ऑफ n log n है, जो इसे बबल सॉर्ट और सिलेक्शन सॉर्ट की तुलना में अधिक कुशल बनाती है, जिनकी समय जटिलता जो है बबल सॉर्ट और सिलेक्शन सॉर्ट की वो बिग O ऑफ n की घात 2 होती है, जिसमें समय ज्यादा लगता है हीप सॉर्ट की तुलना में। हालांकि क्विक सॉर्ट और मर्ज सॉर्ट की भी समय जटिलता बिग O ऑफ n log n है और व्यवहार में ये आमतौर पर हीप सॉर्ट से तेज होते हैं। हीप सॉर्ट भी एक इन प्लेस सॉर्टिंग एल्गोरिदम है, जिसका अर्थ है कि यह एक इनपुट एरे के भीतर तत्वों को बिना किसी अतिरिक्त मेमोरी का उपयोग किए सॉर्ट करता है। यह इसे क्विक सॉर्ट की तुलना में अधिक मेमोरी कुशल बनाता है, जिसके लिए रिकर्सिव कॉल के लिए अतिरिक्त मेमोरी की आवश्यकता होती है, और मर्ज सॉर्ट जिसके लिए सब एरे को मर्ज करने के लिए अतिरिक्त मेमोरी की आवश्यकता होती है। हीप सॉर्ट का एक और लाभ यह है कि यह एक स्थिर सॉर्टिंग एल्गोरिदम है, जिसका अर्थ है कि समान मान वाले तत्वों का सापेक्ष क्रम संरक्षित रहता है। क्विक सॉर्ट हमेशा स्थिर नहीं होता और बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट भी स्थिर नहीं होते। दूसरी ओर मर्ज सॉर्ट एक स्थिर सॉर्टिंग एल्गोरिदम। इसका मतलब ये हीप सॉर्ट जो है वो बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट की तुलना में और क्विक सॉर्ट की तुलना में ज्यादा स्थिर है। हीप सॉर्ट के लाभ, आइए हीप सॉर्ट के लाभ एक एक करके देखते हैं, जिसमें सबसे पहला जो लाभ है वो कुशल। हीप सॉर्ट की समय जटिलता बिग O ऑफ n log n है, जो इसे सबसे कुशल सॉर्टिंग एल्गोरिदम में से एक बनाती है। दूसरा लाभ, इन प्लेस सॉर्टिंग एल्गोरिदम। हीप सॉर्ट एक इन प्लेस सॉर्टिंग एल्गोरिदम है, जिसका अर्थ है कि यह इनपुट सारणी के भीतर के तत्वों को बिना किसी अतिरिक्त मेमोरी का उपयोग किए सॉर्ट करता है। यह इसे क्विक सॉर्ट और मर्ज सॉर्ट जैसे सॉर्टिंग एल्गोरिदम की तुलना में अधिक मेमोरी कुशल बनाता है। स्थिर सॉर्टिंग,
हीप सॉर्ट एक स्थिर सॉर्टिंग एल्गोरिदम है, जिसका अर्थ है कि समान मान वाले तत्वों का सापेक्ष क्रम संरक्षित है। यह कई अनुप्रयोगों में महत्वपूर्ण है, जहां तत्व कई फील्ड वाले रिकॉर्ड होते हैं और सॉर्टिंग कई मानदंडों का पर आधारित होती है। चौथा, लागू करने में आसान। हीप सॉर्ट को लागू करना और समझना बहुत आसान है, जो इसे छात्रों और शुरुआती लोगों के लिए एक अच्छा विकल्प बनाता है जो डेटा संरचना और एल्गोरिदम सीख रहे होते हैं। हीप सॉर्ट के कुछ नुकसान भी है, जिसमें सबसे पहला, सबसे तेज नहीं होना है। हालांकि हीप सॉर्ट कुशल तो है, लेकिन यह सबसे तेज सॉर्टिंग एल्गोरिदम नहीं है। क्विक सॉर्ट और मर्ज सॉर्ट आमतौर पर व्यवहार में हीप सॉर्ट से तेज होते हैं। दूसरा जो नुकसान है, अनुकूली नहीं होना। हीप सॉर्ट अनुकूली नहीं है, जिसका अर्थ है कि यह आंशिक रूप से सॉर्ट किए गए सारणियों या कई दोहराए गए मानने वाले सारणियों पर अच्छा प्रदर्शन नहीं करता है। इन मामलों में क्विक सॉर्ट एक बेहतर विकल्प है। स्पेस जटिलता की अगर बात करें, हालांकि हीप सॉर्ट एक इन प्लेस सॉर्टिंग एल्गोरिदम है, लेकिन इसकी स्पेस जटिलता O 1 है, जो कि क्विक सॉर्ट और मर्ज सॉर्ट जैसे अन्य सॉर्टिंग एल्गोरिदम के समान ही है। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि किसी एल्गोरिदम की स्पेस जटिलता एल्गोरिदम द्वारा उपयोग की जाने वाली अतिरिक्त मेमोरी की मात्रा को संदर्भित करता है, ना कि इनपुट डेटा द्वारा उपयोग की जाने वाली मेमोरी की मात्रा को। हीप सॉर्ट के अनुप्रयोग। पहला, बड़े डेटा सेट को सॉर्ट करना। हीप सॉर्ट बड़े डेटा सेट को सॉर्ट करने के लिए एक अच्छा विकल्प है, क्योंकि इसकी समय जटिलता O of n log n है और तत्वों को जगह पर सॉर्ट करने की इसकी क्षमता है। यह इसे उन अनुप्रयोगों के लिए आदर्श बनाता है जहां मेमोरी सीमित है, जैसे एम्बेडेड सिस्टम या मोबाइल डिवाइस। दूसरा, प्राथमिकता कतारें। हीप सॉर्ट का उपयोग प्राथमिकता कतारों के कार्यान्वयन के लिए किया जाता है, जो डेटा संरचनाएं हैं जो प्राथमिकता के साथ तत्वों को संग्रहित करती है और उच्चतम प्राथमिकता वाले तत्व तक कुशल पहुंच की अनुमति देती है। तीसरा, ग्राफ एल्गोरिदम। हीप सॉर्ट का उपयोग ग्राफ एल्गोरिदम में किया जाता है, जैसे कि डिजकस्ट्रा का सबसे छोटा पाथ एल्गोरिदम, ग्राफ में दो नोड्स के बीच सबसे छोटा पाथ कुशलतापूर्वक खोजने के लिए। चौथा है बाहरी सॉर्टिंग। हीप सॉर्ट का उपयोग बाहरी सॉर्टिंग एल्गोरिदम में किया जाता है, जिसका उपयोग बड़े डेटा सेट को सॉर्ट करने के लिए किया जाता है जो मेमोरी में फिट नहीं हो सकते हैं। बाहरी सॉर्टिंग में इनपुट डेटा सेट को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित किया जाता है, जिनमें से प्रत्येक को आंतरिक सॉर्टिंग एल्गोरिदम का उपयोग करके सॉर्ट किया जाता है। हीप सॉर्ट का उपयोग अक्सर आंतरिक सॉर्टिंग एल्गोरिदम के रूप में किया जाता है। पांचवा, फाइल सिस्टम। हीप सॉर्ट का उपयोग फाइल सिस्टम जैसे NTFS में निर्देशिका प्रविष्टियों को सॉर्ट करने और फाइल अनुक्रमण को कार्यान्वित करने के लिए किया जाता है। तो आज की कक्षा में हमने देखा कि हीप सॉर्ट होता क्या है, हीप डेटा स्ट्रक्चर होता क्या है, हीप सॉर्ट के करने के चरण कौन कौन से हैं, जिसमें हमने मुख्य तरीके से देखा कि हमें AP5 फंक्शन का इस्तेमाल करना होता है, जिसमें हमें स्वैप करते हुए डेटा को हटाना होता है। हमने देखा इसके लाभ क्या हैं, इसके कुछ नुकसान भी देखे हमने, और फिर हमने देखा हीप सॉर्ट का इस्तेमाल सामान्य जनजीवन में किस तरह से किया जाता है।